Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Professor Muhammad Nasir, Head of Physics Department, teaching physics to FSc, BSc, BS levels from the last 27 years. Dear students, we believe in quality. Quality is hard to describe, but we know it when we see it. So, describe our channel HCCS Educational System. Press the icon button to get the next lecture of this series. Today we are going to start last unit number 20 of Physics FSc Part 2, which is Nuclear Physics. Very important chapter है बच्चों. चंद चीज़ें theoretical हैं लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह. न्यूक्लियर फिज़िक्स नाम से ज़ाहिर है फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियर सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स. न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स मीन कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फिनोमेनास होते हैं, न्यूक्लियस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो इवेंट्स जो विद इन द न्यूक्लियस क्वांटम लेवल पे होते हैं उनको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते. सो न्यूक्लियर फिजिक्स मीन स्टडी ऑफ न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 20 इज़ एटॉमिक न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस है क्या है, एटम का न्यूक्लियस क्या है. एटॉमिक न्यूक्लियस. एटॉमिक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बच्चों रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था बाय अल्फा स्कैटरिंग थ्रू गोल्ड शीट. एक एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया. थिन गोल्ड शीट ली और अल्फ़ा पार्टिकल से उसको बम्बार्ड किया और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट स्टडी करने के बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. सो न्यूक्लियस इज़ द डेंस मैसिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस is very dense, massive, positively charged region at the center of the atom. Discovered by Rutherford in 1911. Rutherford 1911. इस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया, अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया थिन गोल्ड शीट पे और रिजल्ट से कंक्लूड किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली मैसिव पॉजिटिवली चार्ज वेरी डेंस रीजन known as the atomic nucleus या simply nucleus. Nucleus contain 99.9% mass of the entire atom. क्योंकि एटम की बच्चों जितनी मैस है उसका 99.9% मैस उस रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है जो एटम के सेंटर पे है, वेरी डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज है, हार्ड है, मैसिव है. दैट रीजन इज नेम्ड एज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस of an atom composed of two composite particles, proton and neutron. मैंने बच्चों बताया है कि जो न्यूक्लियस है its mass is 99.9% of mass of an atom. कि किसी भी जो एटम की मैस है उसके अंदर 99.9% जो कंट्रीब्यूशन है वो उस एटम के न्यूक्लियस के, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ टू कंपोजिट पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है हैविंग 1 यूनिट. 1 यूनिट मीन प्लस E. दिस E is the numerical value of charge which was determined by the millicon on the electron. So proton carry same amount of charge but it is positive. So numerically this value is 1.6 10 raised to power minus 19. Mass of proton is written as mp and that is 1.673 10 raised to power minus 27. And this mass is about 1814 times more than the mass of an electron. प्रोटॉन की मैस इलेक्ट्रॉन की मैस से तकरीबन 1840 टाइम्स ज़्यादा होती है. तो बच्चों फिर आप अंडरस्टैंड कर लें कि एक एटम में इलेक्ट्रॉनों की मैस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी लिटल, विच इज़ क्लियर्ड फ्रॉम हेयर
कि atomic nucleus contribute 99% mass of an atom. So it means mass of atom mean mass of the nucleus. अगर हम कन्वीनियंटली बोलें तो जो न्यूक्लियस का मैस है नियरली एटम के मैस के इक्विवेलेंट लिया जाता है। उसकी रीज़न आपको बताई है बच्चों कि एक प्रोटॉन अगर एक फ़िज़िकल बैलेंस के एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में 1840 इलेक्ट्रॉन हों तो फिर दोनों पलड़े जो हैं वो बैलेंस होंगे। एक प्रोटॉन की मैस इतने इलेक्ट्रॉनों की मैस के बराबर है। अब जैसा कि बताया है कि प्रोटॉन कंपोजिट पार्टिकल, इट मीन्स इट कंपोज्ड ऑफ सम अदर पार्टिकल, इट इज़ मेड अप ऑफ क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स। 3 क्वार्क से एक प्रोटॉन बनता है। 3 क्वार्क्स की मैस को ऐड करें, एक प्रोटॉन की मैस बनती है। 3 क्वार्क्स का जो चार्ज है उसको ऐड करें तो एक प्रोटॉन का चार्ज बनता है और एक प्रोटॉन का चार्ज इंटीग्रल वैल्यू है ऑफ ई। लेकिन जो क्वार्क्स हैं उनका चार्ज फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ ई होता है। लेकिन जब सम करते हैं 3 क्वार्क्स का चार्ज, वी गेट द चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन which is plus E. The other composite particle is the neutron, which is neutral particle. अब neutral particle जैसा कि बच्चों आपको बताया था कि what is meant by the neutrality in the universe या in the physics या in the matter. Neutrality mean अगर कोई भी मैटर है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, हम बोलते हैं न्यूट्रल है। कोई भी एटम है चाहे वो ग्राउंड स्टेट में है चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है या तो एटम आयनाइज स्टेट में हो या हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। बट नॉर्मली एक एटम न्यूट्रल है और न्यूट्रलिटी का मतलब उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इन द बिगिनिंग साइंटिस्ट को तो ये पता नहीं था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंपोजिट पार्टिकल हैं। ये तो मॉडर्न थ्योरीज हमने ये कंक्लूड किया है कि ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। और इसका जो मेन ट्रिगरिंग पॉइंट है कि न्यूट्रॉन का चार्ज ऑब्जर्व किया गया, दैट वाज न्यूट्रल। तो न्यूट्रलिटी के मीनिंग की क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो देन the scientists start thinking about the composition of the neutron, and finally now we have concluded that proton is composed of 3 quarks, neutron is also composed of 3 quarks. Quarks are the particle which has fractional charges of that value E. When we sum up these values in neutron we get 0, so neutron is neutral particle, and if we sum up the charge of 3 quarks in proton we get the 1 unit positive charge which is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. Mass of neutron, that is written by Mn 1.675 10 raised to power minus 27 kg. It means neutron is a little bit heavier than the proton, but in our calculation if we consider the decimal place up to 2 digits, this is 1.67 10 raised to power minus 27, this is also 1.67 10 raised to power minus 27 kg. लेकिन जब हम डेसिमल प्लेस एक बढ़ाते हैं then we come to know neutron is bit more massive than the proton, and mass of proton is 1.673 10 raised to power minus 27 kg. Mass of neutron is 1.675 10 raised to power minus 27 kg. This also composed of 3 quarks. लेकिन स्टूडेंट्स आपको बताया है कि इसमें जो 3 क्वार्क्स हैं और इसमें जो 3 क्वार्क्स हैं वो दोनों सेम टाइप के नहीं हैं। अब दोनों में जो क्वार्क्स मौजूद हैं उनकी जो चार्ज की वैल्यूज़ हैं इसमें कुछ और हैं, इसमें कुछ और हैं। चूँकि हमें उस टेक्स्ट में नहीं जाना तो यहाँ पर अगर टोटल चार्ज इन क्वार्क्स का कैलकुलेट करें वी गेट प्लस ई, एंड अगर यहाँ पर टोटल चार्ज इन क्वार्क्स का कैलकुलेट करें वी गेट 0. सो न्यूट्रॉन इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स न्यूक्लियाइज पोजेस करते हैं। इट मीन्स कि न्यूक्लियस हमेशा हर एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद होता है, सेंटर पे होता है, मैसिव डेंस हार्ड रीजन है। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया 99% mass of atom is contributed by that atomic nucleus. It is composed of 2 composite particles, proton positive charge particle. Mass is mp, that is equal to 1.673 10 raised to power minus 27 kg. It is composed of 3 quarks. Overall charge of this quark is plus C. Neutron is neutral. No net charge
mass of neutron is a bit higher than proton, that is 1.675 10 raised to minus 27 kg. It is also composed of 3 quarks and the net charge of these 3 quarks is 0. These are the 2 composite particles of nucleus. These collectively named as nucleons. Protons plus neutrons are named as nucleons. बच्चों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो कलेक्टिव नेम है, कंबाइंड नेम है, उसको न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बसने वाले, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो हमारे 2 फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, उनको हमने न्यूक्लियंस का नाम दे दिया है, विच आर एक्चुअली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नेम्ड एज न्यूक्लियंस। न्यूक्लियर सिस्टमैटिक में न्यूक्लियस से रिलेटेड चंद टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चार्ज नंबर। व्हाट इज़ चार्ज नंबर? अगर एटम हो तो चार्ज नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब चूँकि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड विद द न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स। सो इफ़ वी discuss the charge of only nucleus, then number of the protons represents the charge number. So number of proton. प्रोटॉनों की जो तादाद होती है किसी भी न्यूक्लियस में, उसको बच्चों चार्ज नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। मैस नंबर, जब एटम की बात आए तो उसको एटॉमिक मैस बोलते हैं और चार्ज नंबर को हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के लिए एटॉमिक वेट का मतलब है चार्ज नंबर और एटॉमिक मैस का नंबर है दैट इज़ मैस। मैस नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। जो न्यूक्लियंस की कुल तादाद है, न्यूक्लियन मीन बच्चों अभी बताया है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियंस हैं उनकी जो तादाद है उसको मास नंबर कहते हैं और उसको कैपिटल ए से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब इसमें ए में प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और ये सिर्फ प्रोटॉन है। तो अगर आपने सिर्फ न्यूट्रॉन निकालने हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो आप ए में से जी माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर बच्चों कैपिटल N है, दैट इज़ A माइनस जी। सो A mass number, Z charge number, these are nucleons, these are protons, you get the remaining, these are the neutron numbers. So these are the 3 nuclear systematics: charge number, mass number, neutron. Nuclear representation. न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन बच्चों, न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो हमने उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल लिखते हैं। जो केमिस्ट्री में बच्चों पढ़ कर आए हैं कि हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक सिंबल है, विच इज़ आइदर कंपोज्ड ऑफ 1 लेटर विच मस्ट बी कैपिटल और 2 लेटर। फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, द सेकंड वन इज़ द स्मॉल लेटर। तो किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया कि केमिकल सिंबल लिखेंगे और बॉटम पे टुवर्ड लेफ़्ट उसका चार्ज नंबर लिखेंगे और टॉप पे टुवर्ड लेफ़्ट ही मैस नंबर लिखेंगे। बाज़ बुक्स में जो मैस नंबर है वो टॉप पे टुवर्ड राइट लिखा होता है और चार्ज नंबर बॉटम पे टुवर्ड लेफ़्ट ही लिखा होता है। तो जो आपका कन्वेंशनली दिल करे आप न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। आपकी बुक में केमिकल सिंबल के बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे चार्ज नंबर और टॉप पे टुवर्ड राइट मैस नंबर वो लिखा गया है। तो हम आपकी बुक वाली जो कन्वेंशन है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस को आप बताया लिखने के लिए कि सपोज एक्स क्या है, केमिकल सिंबल है एक एलिमेंट का जिसका न्यूक्लियस हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आपको बताया कि बच्चों चार्ज नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और मास नंबर इधर लिखा। सो व्हाट इज़ एक्स? केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जेड जैसा कि बच्चों अभी बताया है, इट इज़ चार्ज नंबर। ए विच इज़ सम ऑफ जेड एंड एन, दैट इज़ मास। So this is the way to represent a particular nuclide. Nuclide mean कि किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना जिसका स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ चार्ज नंबर है, उसका मास नंबर है। फिर बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हैं। लेकिन ये एटम तब बनेगा जब इस न्यूक्लियस के अराउंड
Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा जितना इस न्यूक्लियस का चार्ज है, तो फिर एक न्यूट्रल एटम बिल्ड होगा। क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस। So total charge of any nucleus is written as total charge of the nucleus। एक न्यूक्लियस के अंदर बच्चों जो टोटल चार्ज है, जिसको मैं क्यू लिख रहा हूँ, दैट इज़ प्लस ZE। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्लस E बच्चों आपको पहले बताया कि एक प्रोटॉन का चार्ज है, तो पूरे न्यूक्लियस का जो चार्ज है इट इज़ ड्यू टू द protons only, neutrons are the neutral particle, net charge of all the neutron is 0, so the net charge which is positive on the nucleus that must be plus ZE। अब जाहिर है एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद भी इक्विवेलेंटली इंक्रीज़ करती जाती है, ताकि एटम की न्यूट्रलिटी इंटैक्ट रहे। अब वो जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपनी स्टेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर तमाम इलेक्ट्रॉन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में हों तो एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में हो एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है, जो हम इससे पीछे वाले चैप्टर में एटॉमिक फिजिक्स वाले चैप्टर में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको बच्चों यहाँ पे दूँ, मैंने आपके सामने बच्चों कार्बन का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया है। इसमें 6 क्या है आपको बताया है, प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं। आपको बताया कि ये जो नीचे बॉटम पे लिखा हुआ है जो Z है, ये चार्ज नंबर है, और चार्ज प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, इट मीन्स इट इज़ प्रोटॉन नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अगर आप 12 में से 6 माइनस कर दें, 12 माइनस 6 कर दें, तो आपके पास न्यूट्रॉनों की तादाद आ जाएगी, और अगर दोनों इकट्ठे कर दें तो ये न्यूक्लियन है, जिसको मास नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस वो 12। प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 हैं, ए में से Z माइनस कर दिया है, ये Z है, ये A माइनस Z है, और ये A ही है जिसको न्यूक्लियन का नंबर हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज हियर 92 यूरेनियम 238। मैंने यूरेनियम का बच्चों एक नेचुरल आइसोटोप लिखा है। अब ये आइसोटोप के आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, तो नेचुरल यूरेनियम के अंदर 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो मैंने जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है 92 यूरेनियम 238 लिखा है। अब 92 क्या है, ये यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है, 238 उसका मास नंबर है। इसका मतलब है 92 क्या हैं, वो प्रोटॉनों की तादाद है यूरेनियम में, 238 न्यूक्लियंस हैं, और अगर 238 में से 92 माइनस कर दें तो 146 इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनते हैं। यानी प्रोटॉन यानी जो Z है मैंने बताया है कि वो 92 है, 92। न्यूक्लियन जिसको A कहते हैं वो 238 है, और न्यूट्रॉन जिसको A माइनस Z कहते हैं, अगर ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये 146 हैं। तो आप किसी भी न्यूक्लियस के चार्ज नंबर से, मैस नंबर से, उसके इंटरनल जो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों का सम कितना है। इट इज़ कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम द न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। न्यूक्लियर फोर्स अंडरस्टैंड करें बच्चों कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं। मैं आपको एक मैग्नीफाइड न्यूक्लियस बच्चों आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। आपको बताया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो चार्ज नंबर है, जो न्यूट्रॉन हैं वो मास नंबर माइनस चार्ज नंबर को शो कर रहे हैं। न्यूट्रॉनों की तादाद आपको बता चुके हैं बच्चों कि A माइनस Z है और ये Z है। अब चूँकि बच्चों न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हैं, लेकिन प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं।
एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब अगर प्रोटॉन सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर ये तमाम इस रीजन के अंदर क्यों कर आपस में जुड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको बिखरने नहीं दे रही। इट मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने न्यूक्लियस को स्टेबल रखा हुआ है। सो द फोर्सेज विच बाइंड द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज द न्यूक्लियर फोर्सेज। यानी ये वो फोर्सें हैं जो न्यूक्लियन को बाइंड करती हैं। फोर्सेस विच बाइंड द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस, फोर्सेज विच बाइंड द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि वो फोर्सें जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में इत्तेफाक से रहने पे मजबूर कर रही हैं, उन फोर्सेस को हम न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम देते हैं। बच्चों, इट इज़ द बेसिक फोर्स ऑफ द नेचर। आप पढ़ कर आए हैं कि नेचर में 4 फोर्सेस हैं। अब बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का एक सीरीज़ है जो चल रही है। इन द पास्ट साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि नेचर में 5 बेसिक फोर्सेस हैं, उनको यूनिफाई किया गया, 2 फोर्सेस को 4 बताई गई, फिर 2 फोर्सेस को मज़ीद यूनिफाई करके 3, और आगे ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी अभी इन द वे है। लेकिन हम चूँकि जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, तो तब हम बयान करेंगे जब तमाम फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्स की रूप में देखेंगे। लेकिन अभी हम यही अज्यूम करते हैं कि नेचर में 4 बेसिक फोर्सें हैं और उनमें सबसे स्ट्रांग जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। बाकी 3 फोर्सें और कौन सी हैं वो भी आप बच्चों पढ़ कर आए हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स है, इससे जो लेस स्ट्रेंथ वाली फोर्स है वो कूलम फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं। उससे नंबर 3 पे जाएं तो वीक फोर्सेस हैं, जिनको बीटा डीके फोर्सेस कहते हैं। अभी इस चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे। और एंड पे जो सबसे कमज़ोर तरीन फोर्स है इस नेचर के अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मैंने नंबर 2 पे आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली ये यूनिफिकेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक बीटा डीके फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाई डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किया, थ्योरेटिकली नोबल प्राइज़ ऑब्टेन किया। लेकिन थ्योरी साइंटिस्ट की क्या है कि हम इन तमाम फोर्सेस को यूनिफाई इस तरह से करें और हम कंक्लूड करें कि नेचर में एक ही बेसिक फोर्स है। लेकिन वो थ्योरी इन द वे है, तो इसलिए हम यहाँ पे आकर रुके हुए हैं। हम ये कहते हैं कि नेचर में 4 बेसिक फोर्सेस हैं और उनमें सबसे जो स्ट्रांग फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियनों को बाइंड करके रखती है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी सिर्फ इसकी वजह से है। न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है, न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है, उसकी कुछ और भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं। उनमें एक फैक्टर आपको बताया है कि न्यूक्लियर फोर्सेस का। और ये न्यूक्लियर फोर्सेस किस टाइप की हैं? स्ट्रांग, अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट रेंज। ये फोर्सेस स्ट्रांग हैं, अट्रैक्शन वाली हैं, यानी न्यूक्लियर फोर्स रिपेल्शन होती ही नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन ही होती है। शॉर्ट रेंज मीन विद इन द न्यूक्लियस हैं। इसलिए हमें जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें न्यूक्लियस फोर्सेस का कोई वजूद नज़र नहीं आता। इनका जो रेंज है, शॉर्ट रेंज का मतलब है कि इनका जो रेंज है वो 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर के रेंज में आता है। और ये जो आप वैल्यू लिख रहे हैं 10⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर, ये न्यूक्लियस के साइज़ का आर्डर मैंने लिखा है। तो न्यूक्लियस का साइज़ का मतलब है कि ये न्यूक्लियस का डायामीटर या उसका रेडियस अंडरस्टैंड अगर करें तो तमाम फोर्सेस इस न्यूक्लियस के अंदर हैं, इस न्यूक्लियस से बाहर इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। इवन न्यूक्लियस का साइज़ जब बिगर हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो ये फोर्सें फिर शार्ट होना शुरू हो जाती हैं, फॉल करना शुरू कर देती हैं और न्यूक्लियस फिर स्टेबिलिटी की बजाय अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। जो आगे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना पढ़ेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, उन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फोर्सेज विच बाइंड द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेज। फिर कह रहा हूँ स्ट्रांग फोर्सें हैं, अट्रैक्टिव हैं, शॉर्ट रेंज हैं। ये इनका रेंज मैंने लिखा है, यानी विद इन द न्यूक्लियस ही हैं। और
हर पेयर ऑफ न्यूक्लियन के दरमियान है। ये नहीं कि सिर्फ प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान है, ये प्रोटॉनों के 2 पेयर के दरमियान भी है, न्यूट्रॉनों के पेयर के दरमियान भी है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान भी है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्सेस प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी है। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस को न्यूक्लियर फोर्सेस कह रहे हैं। ये फोर्सेस विद इन द न्यूक्लियस हैं, अट्रैक्टिव हैं, शॉर्ट रेंज हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन रिपल्शन सिर्फ किन के दरमियान है? प्रोटॉनों के दरमियान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है उसमें एक मेन रोल किसका है इस नेचर के अंदर? इन बेसिक फोर्सेस का है, जिनको हम न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम दे रहे हैं।